स्वालोड स्टार प्रश्नोत्तर सत्र। प्रश्न 1, ज़िर्गक्वीन कितनी शक्तिशाली है? ज़िर्गक्वीन ब्रह्मांड में एक अद्वितीय अस्तित्व है। मनुष्यों की तरह ज़िर्गक्वीन के पास उसका उच्च स्तर होने के बावजूद मजबूत शारीरिक शरीर नहीं होता। उदाहरण के लिए एक डोमेन मास्टर लेवल मानव अपने नंगे हाथों से सी ग्रेड स्पेसशिप को नष्ट कर सकता है और डी ग्रेड हथियार विश्व मास्टर लेवल मानव के लिए लगभग अप्रभावी होते हैं। अपने घोंसले की सुरक्षा के बिना एक विश्व मास्टर लेवल ज़िर्गक्वीन को एक स्टार लेवल योद्धा आसानी से मार सकता है, क्योंकि उसका शरीर काफी नाजुक होता है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि लो फेंग और अन्य घायल ज़िर्गक्वीन को आसानी से मार सकते हैं और खतरे को समाप्त कर सकते हैं। वास्तव में ज़िर्गक्वीन के घोंसले के चारों ओर का विषैला गैस एक यूनिवर्स लेवल की ताकतवर हस्ती के शरीर को भी गला सकता है और उन्हें आसानी से मार सकता है। यहाँ तक कि एक डोमेन मास्टर जैसे मिंग यू भी ज़िर्गक्वीन के घोंसले का कुछ नहीं कर पाए। हालांकि क्वीन खुद शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन उसका घोंसला अभी भी विश्व मास्टर लेवल का है, जिसे अधिकांश डोमेन मास्टर योद्धा नष्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा ज़िर्गक्वीन भ्रम पैदा करने में माहिर होती है। चाहे वह एक स्टार लेवल या यूनिवर्स लेवल की क्लोन का उपयोग करे, लो फेंग को एक विश्व मास्टर के भ्रमों का सामना करने में कठिनाई होगी, क्योंकि स्तरों में बड़ा अंतर होता है। यदि लो फेंग और उसके साथी ज़िर्गक्वीन के भ्रमों से डरते नहीं भी हों, तो भी घायल क्वीन को मारना बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा। विश्व मास्टर लेवल क्वीन की गति से वह आसानी से भाग सकती है। अगर वह भाग जाती और ठीक हो जाती तो पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाती। बेशक अगर कोई विश्व मास्टर लेवल की ताकतवर हस्ती हस्तक्षेप करती तो घोंसले को तोड़कर सोई हुई ज़िर्गक्वीन को मारना मुश्किल नहीं होता, लेकिन लो फेंग यह जोखिम नहीं उठा सकता था। इसका कारण यह है कि ज़िर्ग घोंसला बेहद मूल्यवान होता है, जिसका मूल्य लो फेंग द्वारा 1000 ऑटोमेटोन रेस स्पेसशिप खरीदने के बराबर है। इतनी उच्च मूल्य की वस्तु निश्चित रूप से कई विश्व मास्टर लेवल या यहाँ तक कि अमर स्तरीय शक्तिशाली हस्तियों को आकर्षित करेगी और उनकी लड़ाई पृथ्वी को राख में बदल देगी। इसलिए ज़िर्गक्वीन को मारने या नियंत्रित करने में पूरी निश्चितता के बिना सबसे अच्छा विकल्प उसे सोए रहने देना है। प्रश्न 2, एक ही मूल कानून के डोमेन अलग अलग रंग क्यों दिखाते हैं? उदाहरण के लिए हांग का डोमेन काला है जबकि लुओ का सफेद है। हालांकि वे एक ही मूल कानून से आते हैं, मूल कानूनों में विभिन्न विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार जिस रूप में वे प्रकट होते हैं वह इस पर निर्भर करता है कि योद्धा उस कानून या डोमेन का उपयोग कैसे करता है। हांग को उदाहरण के रूप में लें, वह अपने डोमेन का उपयोग करके खुद को छिपाने में माहिर है, जो कि लाइट डोमेन भी कर सकता है। भौतिकी में अपवर्तन की तरह हांग प्रकाश के गुणों का उपयोग करके आसपास के क्षेत्र को विकृत करता है, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए उसकी वास्तविक स्थिति को पहचानना कठिन हो जाता है और इस तरह वह लड़ाई में बढ़त प्राप्त करता है। उसका डोमेन न केवल उसके प्रतिद्वंद्वी को दबाता है बल्कि उसे कवर भी प्रदान करता है। अगर हांग का डोमेन लुओ की तरह सफेद होता तो उसकी काली आर्मर सफेद डोमेन में स्पष्ट रूप से नजर आती। हांग दिखाता है कि लड़ाई में डोमेन का उपयोग कैसे किया जाता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रतिद्वंद्वी की डोमेन या कानून की महारत उससे कमतर है। यही कारण है कि हांग का डोमेन नाबिनी और रोंग जुन के खिलाफ प्रभावी नहीं था। इसके अलावा लाइट कानून में विनाशकारी गुण होते हैं, जैसे लेजर्स। योद्धा इस ऊर्जा को निचले स्तर के प्रतिद्वंद्वियों को मारने के लिए केंद्रित कर सकते हैं। एक ही मूल कानून में विभिन्न विशेषताओं के अलावा रंग के भिन्नता का एक और कारण प्रोडक्शन टीम की डिजाइन पसंद हो सकता है। क्या आपने देखा है कि हांग का डोमेन उसके काले कपड़ों से मेल खाता है, लुओ का सफेद है और एचेन की लाइट तलवार गुलाबी है? यह डिजाइन योद्धाओं के हमलों की पहचान करने में मदद करता है जिनकी समान विशेषताएं या मूल कानून होते हैं, विशेष रूप से लड़ाई के दौरान। प्रश्न 3, क्या वर्चुअल यूनिवर्स को हैक किया जा सकता है? तार्किक रूप से वर्चुअल यूनिवर्स को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह संभव है। इसे हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्स केवल एक तकनीक का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक सच्चे भगवान स्तरीय ताकतवर हस्ती जिसे पूर्वज युआन कहा जाता है द्वारा बनाई गई एक गुप्त तकनीक है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की स्वयं की इच्छा भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती और इसे लेकर कुछ सतर्क रहती है। इसलिए जब तक कोई सच्चा भगवान स्तरीय योद्धा पूर्वज युआन के बराबर या उससे अधिक ताकतवर नहीं हो, वह बाहर से प्रवेश करने की कोशिश करता है, तब तक वर्चुअल यूनिवर्स अभेद्य है। अगर ऐसा कोई योद्धा होता तो उसे युआन द्वारा उसी क्षण पहचान लिया जाता जब वह प्रवेश करता। जैसे ही दो सच्चे भगवान की इच्छाएं टकराती, वर्चुअल यूनिवर्स की गुप्त तकनीक अस्थिर हो जाती और प्रतिभा की लड़ाई जारी रखने का कोई सवाल ही नहीं होता। हालांकि वर्चुअल यूनिवर्स में कमजोरियां होती हैं, जैसे कि हमारी वास्तविक जीवन में कुछ सॉफ्टवेयर, संस्थान या कानूनों में खामियां हो सकती हैं। क्या आपको लो फेंग की आत्मा छाप तकनीक याद है? यह तकनीक प्रभावित व्यक्ति को अपने मालिक के प्रति गहरी वफादारी देती है। यह सुनिश्चित करती है कि वे कभी भी धोखा नहीं देंगे। ऐसी कई गुप्त तकनीकें ब्रह्मांड में मौजूद हैं। मानव ताकतवर हस्तियां शत्रु जातियों के बीच आत्मा सेवक लगा सकती हैं और इसी तरह शत्रु जातियां मनुष्यों के बीच जासूस लगा सकती हैं।
यद्यपि वर्चुअल यूनिवर्स की गुप्त तकनीक का बाहरी उल्लंघन पूर्वज युआन द्वारा पहचाना जाएगा, इसका यह मतलब नहीं है कि शत्रु भीतर से प्रवेश नहीं कर सकते। यदि सेंसर पहनने वाला व्यक्ति मानव है तो युआन हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि विशाल आबादी के कारण हर किसी पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखना असंभव है। वास्तव में ज़िर्ग ने प्रमुख मानव बलों के बीच अमरस्तरीय आत्मा सेवक लगाए हैं। मानव पहचान का उपयोग करके जब तक वे वर्चुअल यूनिवर्स में असामान्य व्यवहार नहीं करते तब तक उन पर नजर नहीं रखी जाती। इसके अलावा जब वे जानकारी प्रसारित करते हैं तो यह सैकड़ों परतों में एन्क्रिप्ट होती है, जिससे इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार यह संभव है कि ज़िर्ग के अमरस्तरीय जासूस वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में रखे गए हों और प्रतिभा की लड़ाई के नियमों और सेटिंग्स में हेरफेर कर सकते हों। हालांकि अगर उन्होंने खुलकर काम किया तो उनकी पहचान उजागर हो जाती। एक मूल्यवान अंश, विशेष रूप से अमर, को केवल एक स्टार स्तरीय प्रतिभा के लिए बलिदान करना उचित नहीं है। आखिरकार मानव बलों के बीच एक अमरस्तरीय सेवक को स्थापित करना अत्यंत कठिन होता है। जब तक अत्यधिक आवश्यकता न हो वे जोखिम नहीं उठाते। इसके अलावा इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा बोलान है, लो फेंग नहीं। इन संभावनाओं के अलावा सबसे तार्किक व्याख्या यह हो सकती है कि पूर्वज युआन प्रतिभाओं के लिए एक मामूली परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, जिनसे उज्जवल भविष्य और महत्वपूर्ण विकास की उम्मीद की जाती है। याद रखें, प्रतिभा की लड़ाई केवल मानव जातियों के बीच सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं को चुनने के लिए नहीं है, जिन्हें संवर्धन के योग्य माना जाता है, बल्कि यह भी मान्यता है कि वे मानवता का भविष्य हैं। इसलिए यह संभव है कि पूर्वज युआन कभी कभी प्रतिभा की लड़ाई को रुचि से देखते हैं। वास्तव में वर्चुअल यूनिवर्स की गुप्त तकनीक के प्रभाव के तहत पूर्वज युआन की इच्छा लगभग सर्वव्यापी है। अन्य सच्चे देवताओं द्वारा संरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर पूर्वज युवा वर्चुअल यूनिवर्स के माध्यम से मूल ब्रह्मांड में सब कुछ देख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर पूर्वज युआन प्रतिभा की लड़ाई में किसी प्रतियोगी को असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करते देखते हैं तो वास्तविक जीवन में उस प्रतियोगी की ताकत का अवलोकन करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। यदि युआन को यह पता चले कि प्रतियोगी के पास कोई असाधारण अवसर है तो वह शायद चुनौती की कठिनाई को एक परीक्षा के रूप में समायोजित कर सकते हैं। आखिरकार ऐसी परीक्षा प्रतियोगी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरी ओर यदि यह असली ज़िर्ग क्वीन होती तो लो फेंग उसकी भ्रम तकनीक के हमले से पहले ही मर चुका होता। जहां तक इसे सिस्टम हैक के रूप में समझा गया, यह शायद इसलिए था क्योंकि केवल यूनिवर्स मास्टर और सच्चे देवता ही युआन के अस्तित्व के बारे में जानते हैं। प्रश्न 4, क्या लो फेंग गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट को फिर से क्लोन के रूप में चुन सकता है? आपने सोचा होगा कि अगर लो फेंग ने अपने पहले क्लोन के रूप में मानव शरीर के बजाय गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट को चुना होता तो क्या उसके पास और 3 अवसर होते अतिरिक्त क्लोन बनाने के लिए। कल्पना कीजिए कि वह लगातार गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट के क्लोन बनाता रहता जब तक 100वां क्लोन नहीं बन जाता और अंत में एक मानव शरीर चुनता। क्या उसके पास गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट की पूरी सेना नहीं होती? वास्तव में लो फेंग गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट को क्लोन के लिए लक्ष्य के रूप में चुन सकता है, लेकिन ऐसा करना व्यर्थ होगा। इसका कारण यह है कि जब ब्रह्मांड एक अंतर्निहित गुप्त तकनीक प्रदान करता है और यदि वह तकनीक विभिन्न शरीरों में समान होती है तो क्लोन की गुप्त तकनीक छीन ली जाती है। अगर लो फेंग अपने दूसरे क्लोन के रूप में गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट को चुनता तो वह एक ऐसा गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट प्राप्त करता जो अपनी अंतर्निहित क्षमताओं के बिना होता, जिससे उसकी शक्ति काफी कम हो जाती। यह स्थिति न केवल गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट पर लागू होती है बल्कि अन्य जीवन रूपों पर भी लागू होती है। दूसरे शब्दों में, चाहे लो फेंग किसी भी जीवन रूप को क्लोन के रूप में चुने, अगर उसमें क्लोन बनाने की क्षमता है तो वह क्षमता ब्रह्मांड द्वारा हटा दी जाएगी। इसलिए गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट को क्लोन के रूप में चुनना उसके क्लोन बनाने के अवसरों में से एक को व्यर्थ करना होगा। यह पहली बार है जब मैंने कुछ सवाल कमेंट सेक्शन से चुने हैं और उन्हें इस प्रारूप में साझा किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। समाप्त करने से पहले मैं आपसे कुछ समाचार साझा करना चाहूंगा। क्या आपने देखा कि हाल ही में टेंसेंट वीडियो ने स्वालोड स्टार मूवी ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के कुछ दृश्य क्लिप जारी किए हैं? स्वालोड स्टार एनिमेशन की प्रगति के आधार पर ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट शायद दिसंबर में प्रीमियर होगा। अगर टेंसेंट वीडियो प्रतिभा की लड़ाई के खत्म होते ही इसे प्रसारित करने का निर्णय लेता है तो हम शायद अक्टूबर के अंत तक ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट देख सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वालोड स्टार मूवी के 3 एपिसोड होंगे। इसका मतलब है कि अगर प्रत्येक एपिसोड 30 मिनट का हो तो हम लगातार 2 एपिसोड देख सकते हैं। कितना रोमांचक है! आप क्या सोचते हैं? यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।